हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसे कि आप जानते हैं 12th की बच्चों की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए शुरू किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसका प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो का फॉर्म में लेकर के आपके साथ आ रहे हैं। आप उस चीज को देख रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं सब्जेक्टिव सीरीज के लिए। उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। अभी आप लोग को स्टार्ट करते हैं एक बहुत कठिन और बच्चों को डराने वाला चैप्टर, जटिल यौगिकों के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है जटिल यौगिकों के बारे में, बच्चों को डरा करके रखता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। इतनी आसान शब्दों में कि हर टॉपिक को, हर बिंदुओं को आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जटिल यौगिकों के बारे में। चैप्टर का नाम है जटिल यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सबसे पहले प्रश्न आता है कि जटिल यौगिक कहते किसको हैं, या उप सहसंयोजन यौगिक कहते किसको हैं। जटिल यौगिक किसे कहते हैं? तो बाबू ध्यान रखिएगा, वैसे यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयन, तीनों में से कोई भी हो सकता है, दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयन से मिलकर बना होता है, लेकिन जलीय घोल में अपघटित नहीं होता है, जलीय घोल में विघटित नहीं होता है, उसी को उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैसे यौगिक जो दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उस जलीय घोल में विघटित नहीं होता है, इसी को जटिल यौगिक कहा जाता है। जैसे देखिए K3FeCN6, ये एक जटिल यौगिक है। और जटिल यौगिक तो है, ये जलीय घोल में विघटित नहीं होता, यही जटिल भाग है इसका। ये जटिल भाग है, जलीय घोल में विघटित नहीं होता है, इसीलिए इसको जटिल यौगिक कहा जाता है। जटिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जलीय घोल में टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम जटिल यौगिक दिया गया है। या उप सहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उप सहसंयोजन बंधन बनाता है। बंधन तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। सामान्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। इसी उप सहसंयोजी बंधन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। AgH2O का होल टू Cl, ये भी आपका जटिल यौगिक है। AgH2O का होल टू Cl, या ऐसे लिखते हैं COH2O का 3NH3 का होल टू NO2SO4। आप यहां देख सकते हैं, यह भी एक जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक वही जिसमें दो या दो से अधिक कितना भी रख सकता है। दो या दो से अधिक अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, लेकिन यह जलीय घोल में विघटित ना हो। इतना सारा तो है लेकिन जल में विघटित नहीं हो, उसी को जटिल यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप याद रख लीजिएगा, जटिल यौगिक किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या आयन से मिलकर के बना होगा, परंतु जलीय घोल में विघटित नहीं होगा। और उप सहसंयोजन यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच उप सहसंयोजन बंधन पाया जाता है, इसीलिए इसको उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। कुछ और यौगिक होते हैं जो देखने में तो लगता है कि जटिल यौगिक है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, इसका नाम होता है पोटासियम, जिसको आप फिटकिरी कहते हैं। फिटकिरी का सूत्र है, आप इसको देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। देखने में लगता है कि यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यह भी जटिल यौगिक है। देखने में इतना बड़ा बड़ा है कि आपको लगेगा कि यह जटिल यौगिक है।
जटिल यौगिक है, लेकिन ये जटिल यौगिक नहीं होता है, इसको कहते हैं डबल साल्ट, द्विक लवण कहते हैं। डबल साल्ट, डबल साल्ट किसे कहेंगे? वैसे लवण जो दो या दो से अधिक साधारण लवण से मिलकर के बना होता है। साधारण लवण, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये K2SO4 एक साधारण लवण है। साधारण लवण कहने का मतलब उदासीन लवण। Al2SO4 का होल 3 ये भी आपका एक प्रकार का उदासीन लवण है, जो दो या दो से अधिक उदासीन लवण से मिलकर के बना होता है, उसी को द्विक लवण कहते हैं। ये जलीय घोल में अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग जटिल यौगिक नहीं कहते हैं, इसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। दोनों में कुछ अंतर होता है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर होता है। अंतर को भी ध्यान रखेंगे, जैसे ये दो या दो से अधिक परमाणु, अणु और आयन से मिलकर के बना होगा। किससे मिलकर के बना है? दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयन से। यह किससे मिलकर के बना हुआ है? दो या दो से अधिक उदासीन लवण से मिलकर के बना होता है। इसमें उप सहसंयोजन बंधन पाया जाता है। कौन सा बंधन है? उप सहसंयोजन बंधन। इसमें आयनिक बंधन पाया जाता है। ये जलीय घोल में नहीं टूटता है और ये जलीय घोल में टूट जाता है। जो डबल साल्ट है, अगर इसको जल में घोलिएगा तो अपने आयनों में टूट जाएगा, लेकिन इसको घोलिएगा इतना सारा होते हुए भी ये नहीं टूटता है, विघटित नहीं होता है, ये टूटेगा नहीं। तो जटिल लवण जलीय घोल में कभी विघटित नहीं हो सकता है, और आपका द्विक लवण ये जलीय घोल में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। याद रखेंगे, ये समन्वयता दिखाता है। जटिल लवण जो समन्वयता दिखाता है, द्विक लवण समन्वयता नहीं दिखाता है। दोनों में अंतर है, आपको इसलिए बताया गया कि इसको आप जटिल मत समझ बैठे। ये जटिल लवण नहीं है, ये द्विक लवण है, डबल साल्ट है। डबल साल्ट किसे कहेंगे? द्विक लवण किसे कहेंगे? वैसे लवण जो दो या दो से अधिक सामान्य लवण यानी उदासीन लवण से मिलकर के बने होते हैं, उनको द्विक लवण कहेंगे। और जटिल लवण किसे कहेंगे? जटिल यौगिक किसे कहेंगे? जो दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयन से मिलकर के बने होंगे, परंतु जलीय घोल में विघटित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जटिल लवण कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, जटिल लवण और द्विक लवण दोनों अलग अलग टर्म है, इसको एक जैसा मत समझ बैठिएगा। अधिकांश लोग इसको एक ही जैसा समझ बैठते हैं, इसको ये समझ बैठते हैं कि ये भी आपका जटिल यौगिक है, जटिल लवण है, लेकिन वो जटिल लवण नहीं है। उसको पहचानने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक रख रखिए, जिसमें आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है वो जटिल लवण है, और जिसमें बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं दिख रहा है वो जटिल लवण नहीं है। ये पहचानने के लिए हो गया, लेकिन दोनों में अंतर है, उस अंतर को भी ध्यान रखिएगा कि जटिल लवण अलग होता है और डबल साल्ट अलग होता है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने बताया डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? K3FeCN6, ये कॉमन वर्ड है, कॉमन आपका एक कंपाउंड है जिसको लिख दिया गया K3FeCN6। ये जटिल लवण है जो दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या आयन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जल में घोलिएगा तो ये विघटित नहीं होता है, इसीलिए हम इसको जटिल लवण कहते हैं, जटिल यौगिक कहा जाता है। जटिल यौगिकों की नामकरण आपसे पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले जटिल यौगिकों को पढ़ने के लिए कुछ शब्द को जानना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द जानना जरूरी है। क्या क्या शब्द है, अब उसी को देखते हैं। जैसे इसमें देखिए, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ये ब्रैकेट वाला। अगर ब्रैकेट है तो जटिल लवण है, ब्रैकेट नहीं है तो उसको जटिल लवण नहीं है। तो ये ब्रैकेट को हम लोग नाम देते हैं, ब्रैकेट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे संकुलन क्षेत्र। क्या कहिएगा? संकुलन क्षेत्र। तो ये संकुलन क्षेत्र है, कोऑर्डिनेशन एरिया है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर संकुलन क्षेत्र कहा जाता है। ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट को क्या कहेंगे बाबू? संकुलन क्षेत्र। उसको संकुलन क्षेत्र कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। अब आपको ब्रैकेट मत बोलिएगा, क्या कहिएगा? संकुलन क्षेत्र। संकुलन क्षेत्र के अगर पहले कोई दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, संकुलन क्षेत्र के पहले इसका नाम देंगे धन आयन। इसका नाम क्या दीजिएगा? धन आयन, पॉजिटिव आयन नाम दीजिएगा। अगर संकुलन क्षेत्र के बाद में अगर कुछ है तो इसका नाम दिया जाएगा निगेटिव आयन। यानी कहने का मतलब है कि अगर धन आयन को लिखना हो तो संकुलन क्षेत्र के पहले लिखेंगे, और ऋण आयन को लिखना हो तो संकुलन क्षेत्र के बाद लिखेंगे, या ऋण आयन को संकुलन क्षेत्र के बाद रखा जाता है और धन आयन को संकुलन क्षेत्र के पहले रखा जाता है। याद रहेगा,
संकुलन क्षेत्र के पहले है उसको धन आयन, संकुलन क्षेत्र के अगर बाद में कुछ है तो उसको ऋण आयन। अब ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? संकुलन क्षेत्र। संकुलन क्षेत्र के अंदर कुछ धातु होगा, कम से कम एक धातु तो जरूर होगा, वो डी ब्लॉक का तत्व होगा या एफ ब्लॉक का तत्व होगा। डी एंड एफ ब्लॉक का जो तत्व होता है वो संकुलन यौगिक का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। तो ये डी या एफ ब्लॉक का कोई ना कोई एक तत्व जरूर होगा। जैसे यहां पर एफ ही है, इस धातु को कहते हैं केंद्रीय धातु। इस धातु को क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु कहते हैं, क्योंकि केंद्र में पाया जाता है इसीलिए इसको केंद्रीय धातु कहते हैं या केंद्रीय परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु के चारों ओर कुछ ना कुछ अणु होगा, परमाणु होगा या आयन होगा। अणु, परमाणु या आयन उपस्थित रहता है केंद्रीय धातु के चारों ओर। इस धातु को, धातु के चारों ओर जो उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको लिगेंड कहेंगे। केंद्रीय धातु के चारों ओर जो भी अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे बाबू? लिगेंड कहेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। लिगेंड की जितनी संख्या होती है, लिगेंड कितना संख्या में है यहां पर? 6 गो। जितनी संख्या होती है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या कहा जाएगा। जो संख्या होगा, लिगेंड की संख्या होगा, उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। धातु पे कुछ आवेश पाया जाएगा, धन आवेश ही होगा, 2+ हो, 3+ हो, 5+ हो, कुछ भी आवेश पाया जाएगा, इस आवेश को कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दीजिए, ये सब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, उसके लिए कुछ वर्ड्स यहां पर दिया गया है, कुछ शब्द दिया गया है। क्या क्या शब्द है उसको याद रखिएगा। जैसे संकुलन क्षेत्र, संकुलन क्षेत्र का परिभाषा देते हैं, जटिल यौगिकों का वैसा क्षेत्र जहां केंद्रीय परमाणु और लिगेंड पाया जाता है। केंद्रीय परमाणु और लिगेंड वाला जो क्षेत्र होता है, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसी क्षेत्र को संकुलन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? संकुलन क्षेत्र। जिस क्षेत्र में केंद्रीय परमाणु और लिगेंड पाया जाता है। और धन आयन, संकुलन क्षेत्र के पहले जो आयन उपस्थित होगा उसको धन आयन, संकुलन क्षेत्र के बाद जो आयन उपस्थित होगा उसको ऋण आयन। केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु किसे कहेंगे? संकुलन क्षेत्र के अंदर कोई भी धातु हो, पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी धातु हो उसको केंद्रीय धातु कहेंगे। केंद्रीय धातु की संख्या 1, 2 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है और 2, 3 भी हो सकती है। अब बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन 1, 2, 3 हो सकती है। केंद्रीय धातु के चारों ओर जो परमाणु, अणु या आयन उपस्थित रहता है, केंद्रीय धातु के चारों ओर जो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो उपस्थित रहता है उसको लिगेंड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? लिगेंड। पर केंद्रीय धातु के चारों ओर जो परमाणु, अणु या आयन उपस्थित रहता है उसको लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड की संख्या को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जितना लिगेंड की संख्या होगा उसको उप सहसंयोजन संख्या। केंद्रीय धातु पर जो आवेश होगा उसको ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत? केंद्रीय धातु पर जो आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। सभी शब्द आपको याद रहेगा। कौन शब्द क्या है एक बार रिवीजन कर लीजिए। उप संकुलन क्षेत्र किसे कहेंगे? जिस क्षेत्र में धातु यानी केंद्रीय धातु और लिगेंड उपस्थित रहता है उसको संकुलन क्षेत्र। संकुलन क्षेत्र के अंदर जो धातु उपस्थित होगा उसको केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हैं। केंद्रीय परमाणु के चारों जो परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होता है उसको लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड की संख्या को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और धातु पर जो आवेश उपस्थित होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। कोई दिक्कत? लिगेंड आपका 4 प्रकार का होता है। लिगेंड लिगेंड 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला मोनोडेंटेट लिगेंड,
मोनोडेंटेट लिगेंड, दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड, तीसरा ट्राइडेंटेट लिगेंड और चौथा पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड एक नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं एक दंतूर, एक दंतूर लिगेंड। एक दंतूर लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। बाबू ऐसे एक दंतूर सही मत समझ लीजिएगा, जो एक दांत को तूरता हो उसको एक दंतूर कहेंगे, वो ऐसा मत समझ लीजिएगा, नहीं तो वैसा समझिएगा तो बहुत अलग अलग परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और डेंटेट का मतलब होता है दाता परमाणु, जो देने वाला परमाणु है। तो वैसे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, या ऐसे कह लें वैसे लिगेंड जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देता है, दाता परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। तो वैसे लिगेंड जिसमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को देता है, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, उसको कहते हैं एक दंतूर लिगेंड यानी मोनोडेंटेट लिगेंड। वैसे लिगेंड जो एक समय में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसको क्या कहेंगे? एक दंतूर लिगेंड कहेंगे। जैसे OH माइनस, Cn माइनस, ये एक समय में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा। लिगेंड जो होता है केंद्रीय परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके बंधन बनाता है, उसी को उप सहसंयोजन बंधन कहते हैं। यानी लिगेंड जो होता है केंद्रीय परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। 6 गो लिगेंड है ना, तो 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय परमाणु को। तो एक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? केंद्रीय परमाणु को देता है। अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे यहां देखिए Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, आपका SO4 2 माइनस, NO3 1 माइनस, NH3, H2O, CO, NO, ETC। ये सभी एक दंतूर लिगेंड है। और भी बहुत सारा लिगेंड होता है जो एक समय में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा, उसको क्या कहेंगे? एक दंतूर लिगेंड कहेंगे। उसको एक दंतूर लिगेंड कहा जाएगा, जो एक समय में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को देता है। दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड, बाई का मतलब दो और डेंटेट का मतलब देने वाला। तो जो दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा उसको क्या कहिएगा? बाइडेंटेट लिगेंड। वैसे लिगेंड जो एक समय में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको बाइडेंटेट द्विदंतूर लिगेंड कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विदंतूर लिगेंड। जो एक समय में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतूर लिगेंड कहा जाएगा। जैसे देखिए ऑक्सलेट आयन, जैसे ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। कहीं कहीं OX लिख करके छोड़ दिया जाएगा, तो ये ऑक्सलेट आयन ही है। ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस आपका ऑक्सलेट आयन होता है। ये द्विदंतूर लिगेंड है, एक समय में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। एक समय में केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन देगा बाबू? दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा, तो उसको द्विदंतूर लिगेंड कहा जाएगा। एक होता है इथालीन डाइएमीन, इथालीन डाइएमीन, H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ये इथालीन डाइएमीन है। ये भी द्विदंतूर लिगेंड होता है। एक समय में इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन को देगा? दो इलेक्ट्रॉन को देगा, इसीलिए इसको हम लोग द्विदंतूर लिगेंड कहा जाता है। तो वैसे लिगेंड जो एक समय में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा, उसको एक दंतूर, और जो एक समय में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा, उसको द्विदंतूर। इसमें दो को दाता परमाणु होगा, बाई का मतलब दो और डेंटेट का मतलब देने वाला। इसमें दो को इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु होगा, इसीलिए इसको हम द्विदंतूर लिगेंड कहते हैं। याद रहेगा। ट्राइडेंटेट, ट्राई का मतलब तीन और डेंटेट का मतलब देने वाला। जो तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन को देता है उसको ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जो एक समय में क्या करे? तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन को दे, उसको ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। जैसे देखिए डाई इथालीन
ट्राइएमीन, डाईइथाइलीन ट्राइएमीन, डाईइथाइलीन ट्राइएमीन, इसमें तीन को परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसीलिए इसको ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में DETA लिखा दिया गया, डाईइथाइलीन ट्राइएमीन। और एक होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड किसे कहेंगे? वैसे लिगेंड जो एक समय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े को देता है, एक समय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े को देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुदंतुर लिगेंड। उसको कहेंगे हम लोग बहुदंतुर लिगेंड। वैसे लिगेंड जो एक समय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को देता है, उसी को हम लोग बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुदंतुर लिगेंड क्या कहेंगे? जो एक समय में 3 से अधिक जोड़े इलेक्ट्रॉन को, यानी बहुत जोड़े इलेक्ट्रॉन को, 3 से अधिक जोड़े इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। जैसे ट्राइइथाइलीन टेट्राएमीन, ट्राइइथाइलीन टेट्राएमीन, तो ये आपका बहुदंतुर लिगेंड है। तो लिगेंड बताया गया, लिगेंड क्या है? केंद्रीय परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को देता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े को देता है। अब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसको एक दंतुर, द्वि जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसको द्विदंतुर, अगर 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा तो त्रिदंतुर, और एक समय में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े को देगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुदंतुर। सबका एग्जाम्पल दिया गया है, खासकर एक दंतुर का एग्जाम्पल तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। द्विदंतुर और त्रिदंतुर का जरूर याद रखिएगा, इन दोनों का ज्यादा यूज होता है। जैसे कहीं EN लिख के छोड़ देगा, चाहे OX लिख करके छोड़ देगा, तो ये जो लिगेंड है ऑक्सलेट आयन, जिसको OX लिख दिया जाता है, इथिलीन डाइएमीन, ये दोनों बाइडेंटेट वाला बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए आप लोग इन दोनों का जरूर, तीनों का जरूर नाम याद रखिएगा। बाकी एक दंतुर लिगेंड तो बहुत सारा है, वो धीरे धीरे आते रहेगा, हम लोग याद करते रहेंगे, उसको याद किया जा सकता है, उसका आसान है, लेकिन इन तीनों दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, ये तो लिगेंड था। लिगेंड क्या है? लिगेंड अभी बताया गया था, वैसे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु के चारों ओर उपस्थित रहते हैं, उसी को लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को केंद्रीय परमाणु को देता है, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा तो द्विदंतुर, अगर 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा तो एक दंतुर, जितना जोड़े इलेक्ट्रॉन को देगा उसके अनुसार से उसका नाम दिया गया है, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। अब इसका नाम लिखने के लिए आपके एग्जाम्स में आता है कि इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो पहले देख लेते हैं लिगेंड का नाम, उसके बाद देखा जाएगा कि इस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे। लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का नाम लिखने के लिए बाबू हम लोग को कुछ पॉइंट याद रखना होगा। लिगेंड का नाम याद रखने के लिए कुछ पॉइंट याद रखना होगा। लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिए लिगेंड का नाम लिखने के लिए कि वैसे रीड आवेशित लिगेंड, वैसे रीड आवेशित लिगेंड जिसके नाम के अंत में IDE हो, क्या हो? IDE, नाम के अंत में IDE हो, उसका लिगेंड नाम लिखते समय IDE को हटा के O जोड़ दिया जाएगा। किसको हटा दिया जाएगा बाबू? IDE जो है उसको माइनस कर दीजिए और उसमें जोड़ क्या दीजिए? O। यानी पहले IDE नाम के अंत में था, अब उसको क्या जोड़ देंगे हम लोग? O जोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, वैसे रीड आवेशित लिगेंड जिसके नाम के अंत में IDE होता है। अब किसके नाम के अंत में IDE होता है, उसका लिगेंड नाम लिखते समय IDE को हटा के क्या जोड़ दीजिएगा? O। आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे आयन है, उसका नाम है आयनिक नाम, यानी आयन के रूप में होता है तो उसका नाम,
और लिगेंड नाम। लिगेंड नाम आयन के रूप में होता है तो क्या नाम होगा, और लिगेंड के रूप में होता है तो क्या नाम होगा। जैसे देखिए Cl माइनस, Cl माइनस का नाम बाबू क्या होता है, आपको पता है क्लोराइड होता है। क्या नाम होता है, क्लोराइड। जैसे Br माइनस, Br माइनस का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। I माइनस नाम क्या होता है, आयोडाइड। आपका बात करें हम लोग Cn माइनस, साइनाइड। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने कहा कि वैसे ऋण आवेशित लिगेंड जिसके नाम के अंत में आईडी होता है, जैसे Cl माइनस के नाम के अंत में क्या है, आईडी। उसका लिगेंड नाम अगर Cl लिगेंड के रूप में हो तो उसका लिगेंड का नाम लिखते वक्त आईडी को हटा के क्या जोड़ दीजिएगा, O जोड़ दीजिए। क्या नाम हो जाएगा बाबू, हाँ आईडी को हटाइए, O जोड़ दीजिए। CHLOR, आईडी को हटा दिया, O जोड़ दिए तो नाम क्या हो गया, क्लोरो। ब्रोमाइड में से भी आईडी को हटा के O जोड़ दीजिए, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। I माइनस, उसमें आयोडाइड है, I माइनस को आयोडाइड, आयनिक नाम आयोडाइड होता है। अगर लिगेंड के रूप में है तो उसका नाम लिखते वक्त क्या लिखिएगा, आयोडो। बस कुछ नहीं, आईडी को हटा के O जोड़ दीजिएगा। साइनाइड है, माइनस है, Cn माइनस साइनाइड होता है। साइनाइड का लिगेंड नाम क्या होगा, साइनो। OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड है OH माइनस का नाम, अगर लिगेंड के रूप में नाम होगा तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। बस नाम के लास्ट में जो आईडी है उसको हटा के O जोड़ दिया गया है। तो ये नियम है, लिगेंड का नाम लिखने के लिए नियम है। लिगेंड का नाम लिखते वक्त हम आईडी को हटा के क्या जोड़ देते हैं, O जोड़ दिया जाता है। लिगेंड का नाम लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, आईडी को हटाएंगे और O जोड़ देंगे। तो क्लोराइड से क्लोरो बन गया, ब्रोमाइड से ब्रोमो बन गया, आयोडाइड से आयोडो बन गया, साइनाइड से साइनो बन गया, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो बन गया। बाबू स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको उस चीज को याद रखना आसान हो जाए, उसको देख करके आप नामाकरण कर सकते हैं। तो जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ में। जैसे अभी हमने बताया था किस वर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है, कौन कौन सा लिगेंड होता है उसका एग्जाम्पल, जैसे मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल, ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल और पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल। उसका स्क्रीनशॉट करके करते रहिएगा ताकि आप उसको याद कर सकें और कॉपी में राइट डाउन कर सकें। फिलहाल वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इतनी जटिल चैप्टर है फिर भी आप इसको आसान भाषाओं में याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे लिगेंड के नामकरण के लिए बात कर लिए, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो वैसे लिगेंड, वैसे ऋण आवेशित लिगेंड जिसके नाम के अंत में आईडी है उसमें से आईडी को हटा के O जोड़ दीजिए, आपका लिगेंड का नाम हो जाएगा। कर सकते हैं ना आप, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अभी और भी लिगेंड का नामकरण के लिए अभी बता रहे हैं, लिख लिए। देखिए अगर लिगेंड के वैसे ऋण आवेशित लिगेंड जिसके नाम के अंत में आईडी ना होके ITE हो, क्या हो, ITE या ATE। कुछ ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं जिसके नाम के अंत में ITE होता है या ATE होता है। उसका लिगेंड नाम लिखते समय केवल E को हटाइएगा, O को जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, E को हटाइएगा, O को जोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए नाम के अंत में ITE है और उसमें से E हटा के O जोड़ दिए तो क्या बन गया, ITO। अगर ATE है उसमें से E हटा के O जोड़ दिए तो क्या बन गया, ATO। याद रहेगा ना, ITO या ATO कर देंगे, यानी E को हटा के O जोड़ देंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे देखिए देखिए NO2 माइनस,
NO2 माइनस, नाम क्या होता है इसका? नाइट्राइट होता है। क्या होता है? नाइट्राइट होता है। NO3 पर एक माइनस, नाम क्या होता है? नाइट्रेट होता है। SO3 पर 2 माइनस, क्या नाम होता है? सल्फाइड। क्या नाम होता है बाबू? सल्फाइड। SO4 पर 2 माइनस, नाम क्या होता है? सल्फेट। जैसे CO3 पर 2 माइनस, नाम होता है कार्बोनेट। CNO पर एक माइनस, नाम होता है साइनेट। C2O4 पर 2 माइनस, नाम होता है ऑक्सालेट। HCOO माइनस, नाम होता है फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट। ये सब कुछ लिगेंड है जिसके नाम के अंत में देखिए IT है, ये चाहे AT है ना। जैसे NO2 पर एक माइनस नाइट्राइट, NO3 पर एक माइनस नाइट्रेट, SO3 पर 2 माइनस सल्फाइट होता है। सल्फाइट। SO4 पे 2 माइनस सल्फेट, CO3 पर 2 माइनस कार्बोनेट, CNO पर एक माइनस साइनेट, C2O4 पे 2 माइनस ऑक्सालेट, HCOO पर एक माइनस फॉर्मेट। ये सब है जिसके आयन है, जिसके नाम के अंत में IT है चाहे AT है। अगर इसी को लिगेंड के रूप में लिखा जाए, आयन के रूप में होगा तब तो ये नाम दिया जाएगा, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में होगा तो क्या नाम देंगे? बस E को हटाइए, O जोड़ दीजिए। जैसे NO2 पर एक माइनस था, उसका नाम क्या है? नाइट्राइट। लिगेंड नाम लिखना हो तो आप बताइए क्या होगा? NITRIT। E है ना, E को क्या जोड़ दिए? O, तो नाम हो गया नाइट्राइटो। क्या नाम हो गया? नाइट्राइटो। अगर नाइट्रेट है, AT है, तो क्या करेंगे बाबू? AT, E के जगह पर O लिखिए, नाइट्रेटो। सल्फाइट है तो ITO, क्या हो गया? सल्फाइटो। सल्फेट है तो सल्फेटो। कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। साइनेट है तो साइनेटो। ऑक्सालेट है तो ऑक्सालेटो। फॉर्मेट है तो फॉर्मेटो। याद रहेगा। बस लास्ट के ई को हटा करके ओ जोड़ देना है। लास्ट के ई को हटाए क्या जोड़ कर देना है? ओ जोड़ देना है। यही आपका लिगेंड नाम है। जब IDE होगा तो IDE को हटा के ओ जोड़ दीजिएगा, और ITE या ATE होगा तो ई को हटा के ओ जोड़ दीजिएगा। ई को हटाए क्या कर दीजिएगा? ओ जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका लिगेंड का नामकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। कर लिए? देखिए, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसका विशेष नाम होता है, उसका नाम आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए H2O, अगर ये लिगेंड के रूप में होगा तो लिखेंगे एक्वो। क्या लिखिएगा? एक्वो। H2O का नाम लिखिएगा एक्वो। अगर आपका NH3 है तो उसके लिखिएगा एमिनो। उसको क्या करेंगे? एमिनो। CO है तो कार्बोनिल। क्या नाम लिखेंगे? कार्बोनिल। NO है तो नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। EN है तो इथालीन डाइअमीन। CH3NH2 है तो मिथाइलेमीन।
ये कुछ लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है जिसका कुछ विशेष नाम होता है। आप इसको लिख सकते हैं। देखिए लिगेंड का नामकरण कर लिया आप। लिगेंड का नामकरण करने के लिए जब IDE होगा तो IDE को हटा के वो जोड़ दीजिएगा, ITE या ATE होगा तो लास्ट का E हटा के वो जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। और कुछ उदासीन लिगेंड का विशेष नाम होता है। आप इस नामों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा। देखिए वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, यानी जटिल यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, लिगेंड का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, तो अगले वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं कि जटिल यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाएगा। जटिल यौगिकों का नाम लिखने के लिए ही आपके एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का जरूर आएगा। अगला वीडियो देख लीजिएगा तो 2 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास पहुंचे, आप 2 नंबर उसको फिक्स कर लें।